अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेडिकोज विद मी। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 9 है लिपिनकॉर्ड पे टीसीए साइकिल। इसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी होता है। मैंने नोट्स बना लिए हैं तो आप यहीं से देख लीजिएगा। मेन काम इसका ये होता है कि इसने एटीपी प्रोडक्शन करनी होती है, और ये जो स्टेप होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ये एरोबिक पाथवे है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका मतलब ये है कि आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ऐसा साइकिल है जो कि आरबीसीज में नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास हमें पता है आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टीसीए साइकिल जो होता है वो आरबीसीज में नहीं होता। इसको हम ट्रैफिक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा साइकिल है जिसमें काफ़ी कंपाउंड्स का बीच में आना जाना लगा रहता है। अब हम बेन उस साइकिल को देख लेते हैं। सबसे पहले जो होता है ना पायरुवेट हमारे पास कहाँ से आता है? ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास पायरुवेट आता है। पायरुवेट ने कन्वर्ट होना होता है एसिटाइल को ए में, और इसके लिए जो मेन एंजाइम होता है पीडीएचसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसकी रेगुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से करनी है, और इसका पूरा स्टेप जो है ना वो बेसिकली हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एसिटाइल को ए ने कन्वर्ट होना होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके। ऑक्सैलो एसीटेट इसके साथ मिलता है और सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, वो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है। फिर वो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट जो है ये सक्सिनाइल को ए में, देन सक्सिनेट, फ्यूमारेट और मालेट। घबराना नहीं है, बहुत इजी साइकिल है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो ये वाला स्टेप है। ये वाला साइकिल जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल से नहीं बताया, वरना इसका हर स्टेप जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इस साइकिल को याद करने का एक आसान तरीका ये है, निमोनिक आप इसका रख लें। वो क्या है? आवर सिटी इज़ केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। आवर सिटी इज़ kept safe and secure from monsters। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो पहला स्टेप है इस साइकिल का। बेसिकली ये इस साइकिल में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन हमने उसका बैकग्राउंड तो पढ़ना है ना, जिसकी वजह से हमें ये सारा पढ़ना पड़ता है। अब एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन किस तरह से होती है? पायरुवेट आता है। पायरुवेट क्या है? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। इसके बाद अगली वीडियो जो है मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ग्लाइकोलिसिस पे बनाऊँ, वहाँ से हमें ये सारा क्लियर हो जाएगा। फिर पायरुवेट की हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, और वो कौन करवाता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। इसमें हमारे पास 3 सब यूनिट्स होते हैं, E1, E2 और E3। E1 का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, जिसको थायामीन पायरोफॉस्फेट की ज़रूरत होती है। क्या नाम है इसका? फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, थायामीन पायरोफॉस्फेट। एज ए कोएंजाइम ये इसको यूज़ करता है। उसके बाद आता है हमारे पास E2। E2 का नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। इसके 2 कोएंजाइम्स होते हैं, एक है लिपोइक एसिड और एक है कोएंजाइम के। एंड देन द थर्ड वन डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। इसके 2 कोएंजाइम्स हैं NAD और FAD। इसको हम निमोनिक से याद करते हैं, तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं। TPP, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A, NAD और FAD, इन तीनों के नाम आपने अच्छे से याद करने हैं। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में हमें यही आ जाए कि PDHC के आप फुल रेगुलेशन और उसके बारे में डिटेल से लिखें, आप क्या जानते हैं। तो अब जो है ये स्टेप जो है पहला, पायरुवेट ने कन्वर्ट होना है एसिटाइल को ए में। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक है डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। एक होता है कोए को ऐड करना। अब देखें, डीकार्बोक्सिलेशन है तो वो हमारे पास कौन सा एंजाइम आता है? डीकार्बोक्सिलेज। दूसरा काम क्या है? कोए को ऐड कराना, तो ट्रांस एसिटाइलेज। और तीसरा है NADH ऐड कराते हैं तो डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज।
अब ये हमने पढ़ लिया कि इसका फंक्शन क्या है। पीडीएचसी रेगुलेट किस तरह से होता है। अब हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी में तो काउंटर बैलेंस तौर पे चल रही है, हर चीज़ का मैकेनिज़्म जो है वो प्रॉपर कंट्रोल्ड सिस्टम में हमारी बॉडी में मौजूद है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? दो एंजाइम्स आते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। काइनेज जो होता है बेसिकली, मैं ये नहीं कहूँगी हर जगह पे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे काइनेज का काम ये होता है कि इसने फॉस्फेट ऐड कराना है। और जब किसी एंजाइम के साथ फॉस्फेट ऐड हो जाता है ना, तो फिर वो अमूमन, हर जगह पे नहीं, अमूमन वो काम करना छोड़ देता है। जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लें कि आपके पास मोबाइल आ गया तो अब आपने उसमें लगे रहना, आपने अपने बाकी काम नहीं देखने। तो इसका भी जो सिस्टम है वो इसी तरह से होता है कि फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो वो उसमें ही लगा रहता है, अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। और जब फॉस्फेटेज आता है वो उससे उसका मोबाइल उसका फॉस्फेट छीन लेता है, उसका ध्यान दूसरे कामों पे होता है और फिर वो अपना काम सही से करने लग जाता है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज जो है इसका काम ये होता है कि इसने इनएक्टिव कर देना है E1 को। E1 क्या है हमारे पास? डी कार्बोक्सिलेज। इसने कैसे इनएक्टिव करना है E1 को, तो आपको भी बता ही दिया मैंने कि फॉस्फेट को ऐड करा देगा। और जो डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज है, टेज का मतलब कि वो उसको रिमूव करने के लिए आया है, तो वो E1 को एक्टिव कर देगा उससे फॉस्फेट रिमूव करके। अभी हम आगे एक और बात पढ़ेंगे जिससे आपको ये वाला कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास TCA साइकिल को ज़्यादा कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो TCA साइकिल को कम कर रही हैं। अब मेन जो हमारे पास आइडिया है हमें वो यही है ना कि TCA ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अब जाहिर सी बात है बॉडी में पहले की एनर्जी पड़ी हुई है, तो हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है मेन दूसरी जगह से मज़ीद एनर्जी प्रोडक्शन की। तो वही होगा, ATP ज़्यादा है, NADH ज़्यादा है या एसिटाइल को ए ज़्यादा है, तो वो PDH कम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देगा। अब देखें, हमारे पास ऑलरेडी एसिटाइल को ए है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि पायरुवेट आए और वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करे और TCA साइकिल चले। तो मेन जो पायरुवेट को इसने कन्वर्ट करना होता है, तो जब हमारे पास ऑलरेडी एसिटाइल को ए है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है ना। और ATP और NADH ज़्यादा तो पूरा TCA ही नहीं चलेगा। इसके अलावा अब ये कौन कौन जो है वो PDHC को एक्टिव करता है। अगर पायरुवेट ज़्यादा है, पायरुवेट बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से आगे बीमारियां भी होती हैं, वो हम पढ़ लेंगे। अब पायरुवेट बॉडी में ज़्यादा है तो हमें ज़रूरत है ना कि हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, हम एसिटाइल को ए बनाएं। इसकी वजह से दूसरा, एनर्जी कम है या NADH कम है, दोनों चीज़ें एक ही मतलब है इन दोनों का। अगर ये दोनों कम है हमारे पास तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमने TCA साइकिल को रन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पायरुवेट इनहिबिट्स द PDH काइनेज, यानी अगर हमारे पास पायरुवेट ज़्यादा है तो हमने क्या पढ़ा है कि PDHC एक्टिव होगा, PDH काइनेज यहाँ पे इनहिबिट होगा। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि PDH काइनेज का काम ये होता है कि उसने इनएक्टिव कर देना है E1 को। अब देखो ना, पायरुवेट ज़्यादा है, ये स्टेप हमने करना है, हमें E1 एक्टिव चाहिए, इसलिए हम इसको इनहिबिट कर देते हैं ताकि वो हमारे पास E1 एक्टिव हो जाए। E1 का जो अपना काम है कि उसने पायरुवेट को कन्वर्ट करना है एसिटाइल को ए में, वो काम अच्छे से हो। हम यहाँ पे लिख रहे थे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। PDH काइनेज का काम क्या था कि वो क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है E1 को। E1 का काम क्या था कि उसने पायरुवेट को कन्वर्ट करना है एसिटाइल को ए में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको समझ लग गई कि पायरुवेट ज़्यादा है तो ये इनहिबिट हो जाएगा, यानी E1 इनएक्टिव हो जाएगा, E1 एक्टिव हो जाएगा। ये इनहिबिट हो गया तो E1 का जो इनएक्टिव करने वाला काम था वो कोई रहा ही नहीं है, ठीक है। E1 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेगा ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। इसके अलावा जब कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो वो PDH फॉस्फेटेज को एक्टिव करेगा। PDH फॉस्फेटेज क्या करता था, एक्टिव करता था E1 को। E1 एक्टिव हो जाएगा तो फिर हमारे पास एनर्जी, वो लिखा हुआ है, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी।
अब कैल्शियम ज़्यादा कब होता है पता है? जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम प्रोड्यूस होता है। अब देखो ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। 2 छोटी छोटी बातें रह गई हैं, 2 मिनट मुझे और बर्दाश्त कर लें, फिर आपका ये टॉपिक जो है आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका सिर्फ यहीं से ही सारा कवर हो जाएगा। लॉन्ग में आए आप तब भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ अभी ये टॉपिक आधा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। डेफिशिएंसी अगर होती है हमारे पास किसकी भला? PDHC की। तो क्या होता है? कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, कंसेप्ट ये है कि हमारी बॉडी में पायरुवेट ज़्यादा हुआ है। अगर पायरुवेट जो है वो CoA में, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। लैक्टेट जो है बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, इसको फिर वो कहते हैं, जब बॉडी में लैक्टेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। अब ये है तो देखो, TCA नहीं चल रहा तो एनर्जी नहीं है। अब मेन जो हमारी एनर्जी जो TCA दे रहा होता है ना, ब्रेन उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब ब्रेन के पास ATP नहीं है, जिसकी वजह से न्यूरो डिजनरेशन, मसल स्पास्टिसिटी और अर्ली डेथ होने के चांसेस हैं। इसका ट्रीटमेंट कोई प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है? कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट होंगे तो ग्लूकोज बॉडी में कम आएगा, जो कि आगे ग्लाइकोलिसिस कम चलाएगा, तो पायरुवेट भी कम होगा, तो फिर लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस कम होंगे। या तो फिर हम थायामीन के, या नहीं, और हम थायामीन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ जो उन्होंने बताई हुई है, वो बताया हुआ है आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होती है। अब आर्सेनेट जो है ना, आर्सेनेट ग्लाइकोलिसिस ख़राब करता है, ग्लाइकोलिसिस को तंग करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, ताकि, और फिर उसके सिम्टम क्या आते हैं हमारे पास कि ATP जो होती है वो कम प्रोड्यूस होती है। आर्सेनिक जो है ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है लिपोइक एसिड जो है वो एक कंपाउंड है उसके थायोल ग्रुप के साथ। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैंने करके बता दिया, वरना आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे लिपोइक एसिड के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो लिपोइक एसिड डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज होता है, अब देखें ना, लिपोइक एसिड का मैंने क्या बताया था, तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो L से हमने क्या याद किया था? लिपोइक एसिड, जो कि E2 का कोएंजाइम था। अब देखो वो कोएंजाइम के तौर पे काम नहीं करेगा, E2 के लिए कोएंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट होगा तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाएगा। जब वही इनहिबिट हो जाएगा तो फिर एसिटाइल CoA नहीं बनेगा, TCA साइकिल नहीं चलेगा, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे और अर्ली डेथ हो जाएगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है वो भी मुझे बता दें कमेंट में। आई होप आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।